नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश चीन अब जनसंख्या घटने से संकट में है। चीन की आबादी में गिरावट शुरू हो गई है। यानी चीन में अब ऐसी स्थिति आ गई है कि जितने बच्चों ने जन्म लिया उससे ज्यादा लोगों की मौत हुई है। जन्म दर में वर्षों तक लगातार गिरावट के बाद अब ऐसी स्थिति हुई है। चीनी सरकार ने मंगलवार को कहा कि चीन में 2022 में 95.6 लाख बच्चों का जन्म हुआ, जबकि 104.1 लाख लोगों की मौत हुई। 1960 के दशक की शुरुआत के बाद से ये पहली बार है जब मौतों की संख्या चीन में जन्म से अधिक है। 1960 में ऐसी स्थिति तब आई थी जब ग्रेट लीप फॉरवर्ड माओ से तुंग के विफल आर्थिक प्रयोग के कारण बड़े पैमाने पर अकाल पड़ा था और इस वजह से मौतें हुई थी। हालांकि तब जन्म दर में ऐसी कोई कमी नहीं आई थी। तब तो जन्म दर काफी ज्यादा थी और ये चीन की सरकार के लिए चिंता का विषय था। यही वजह थी कि इसने बाद में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कड़े कानून बनाए। चीन अपनी बढ़ती जनसंख्या से परेशान होकर 1980 तक आते आते वन चाइल्ड पॉलिसी ले आया। यानी चीन ने ऐसा कानून बनाया जिसमें एक पति पत्नी सिर्फ एक ही बच्चा जन्म दे सकता था। इसे कड़ाई के साथ लागू किया गया। वन चाइल्ड पॉलिसी का एक दुष्परिणाम ये भी हुआ कि बूढ़े लोगों की संख्या अब काफी ज्यादा हो गई। वहां बूढ़े लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है और इस बुजुर्ग पीढ़ी को सहारा देने के लिए नौजवान आबादी की कमी हो रही है। इन वजहों से जब स्थिति खराब होने लगी, 2015 में वन चाइल्ड पॉलिसी को खत्म करने का फैसला किया गया और 2016 में उस कानून को खत्म कर दिया गया। चीनी अधिकारी करीब 4 साल से कोशिश कर रहे हैं कि एक बच्चा की नीति के विनाशकारी असंतुलन को खत्म किया जाए और अधिक बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत के साथ संबंधों और युद्ध से होने वाली तबाही पर अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत के साथ 3 युद्ध से पाकिस्तान ने सबक लिया है। उन्होंने कहा कि उन युद्धों से बर्बादी, बेरोजगारी और गरीबी आई। पाकिस्तान के पीएम का ये बयान दुबई स्थित अल अरबिया समाचार चैनल के साथ एक साक्षात्कार में आया। उनसे पड़ोसी देश भारत के साथ रिश्तों को लेकर सवाल पूछा गया। शहबाज संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई की यात्रा पर गए हैं। समझा जाता है कि पाकिस्तान को यूएई से आर्थिक सहायता की उम्मीद है। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और हाल में तो वहां आटे का जबरदस्त संकट पैदा हो गया। अल अरबिया चैनल के साथ साक्षात्कार में शहबाज ने कहा, भारत एक बहुत ही भाईचारे वाला देश है और हमने हमेशा भाईचारे के रिश्ते साझा किए हैं और ये अद्वितीय है। भारत के साथ हमारे 3 युद्ध हुए और उन युद्धों का परिणाम अधिक दुख, बेरोजगारी और गरीबी थी। पाकिस्तान ने अपना सबक सीख लिया है। हम भारत के साथ शांति से रहना चाहते हैं, बशर्ते हम अपनी समस्याओं का समाधान करने में सक्षम हों। उनकी पार्टी PMLN ने अल अरबिया चैनल के उस इंटरव्यू को ट्वीट किया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत के साथ संबंधों को लेकर कहा, यह हमारे ऊपर है कि हम शांति से रहें और प्रगति करें या एक दूसरे से झगड़ा करें और समय और संसाधनों को बर्बाद करें। हम गरीबी को कम करना चाहते हैं, समृद्धि हासिल करना चाहते हैं और अपने लोगों को शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाएं और रोजगार देना चाहते हैं। बम और गोला बारूद पर अपने संसाधनों को बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। यही संदेश मैं PM मोदी को देना चाहता हूं। शहबाज शरीफ उस इंटरव्यू में ये भी सुझाव देते हैं कि संयुक्त अरब अमीरात का नेतृत्व भारत और पाकिस्तान को बातचीत की मेज पर लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। बीजेपी 2024 के चुनाव की तैयारी में जुट गई है। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भी प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में इस पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि चुनाव में 400 दिन बचे हैं, पूरी तैयारी से जुटें। पीएम ने कहा कि कार्यकर्ता हर एक मतदाता तक पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण की जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में देवेंद्र फडणवीस ने दी। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कई वजहों से अहम मानी जा रही थी। कहा गया है कि अगले साल आम चुनाव से पहले इस साल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं। बीजेपी अध्यक्ष के रूप में JP नड्डा का कार्यकाल जल्द ही खत्म होने वाला था। कार्यकारिणी की बैठक में नड्डा का कार्यकाल तो बड़ा ही है, इसके साथ ही चुनावी रणनीति पर भी जोर दिया गया। हालांकि जब देवेंद्र फडणवीस से पूछा गया कि क्या पीएम का भाषण चुनाव पर केंद्रित था, तो उन्होंने कहा कि पीएम ने इतना ही कहा कि 400 दिन मतदाताओं की सेवा के लिए बचे हैं। बीजेपी की कार्यकारिणी बैठक में पीएम मोदी ने फिल्मों पर अनावश्यक टिप्पणियां करने से बचने की सलाह दी। इंडिया टुडे ने सूत्रों के हवाले से कहा है कि पीएम मोदी ने बीजेपी नेताओं को फिल्मों पर कोई भी अनावश्यक टिप्पणी करने से परहेज करने की सलाह दी है। सूत्रों के अनुसार पीएम मोदी ने कहा कि कुछ लोग फिल्मों पर बयान देते रहते हैं और इसके बाद उनके बयान दिन भर टीवी और मीडिया पर चलते रहते हैं। प्रधानमंत्री ने पार्टी कार्यकर्ताओं से अनावश्यक बयान देने से बचने के लिए कहा।
एबीपी न्यूज़ की वेबसाइट के मुताबिक पीएम मोदी ने कहा, ऐसे बयान देने वालों को लगता है कि वो नेता बन रहे हैं। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी उन्हें फोन किया, लेकिन वो मानते नहीं हैं। क्या जरूरत है हर फिल्म पर बयान देने की? बता दें कि हाल ही में पठान फिल्म पर विवाद के बीच पीएम मोदी की यह समझाइश आई है। फिल्म को लेकर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और महाराष्ट्र से बीजेपी विधायक राम कदम जैसे नेताओं ने बयान दिए थे और सीन न हटाने पर फिल्म को न चलने देने की भी बात कही थी। प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक में कहा कि चुनाव के लिए 400 दिन बचे हैं और इन दिनों में सामाजिक समरसता के लिए हर गांव में जाना होगा। उन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले मुस्लिम समाज को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने पार्टी नेताओं को नसीहत दी है कि मुस्लिम समाज को लेकर गलत बयानबाजी न करें। पीएम ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मेहनत करने के लिए कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आप ऐसा ना सोचें कि पीएम मोदी आएंगे और हम चुनाव जीत जाएंगे। पीएम मोदी के भाषण की जानकारी देते हुए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि प्रधानमंत्री का संबोधन भविष्य की राह दिखाने वाला है। फडणवीस ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि किस प्रकार से हम कुशासन से सुशासन की ओर आए हैं और ये संदेश हमें युवाओं तक पहुंचाना है। हमें संवेदनशीलता के साथ समाज के सभी अंगों से जुड़ना है। वोट की चिंता किए बिना देश और समाज को बदलने का कार्य भाजपा को करना है। जेपी नड्डा अब 2024 तक बीजेपी अध्यक्ष के पद पर बने रहेंगे। ये जानकारी आज बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दी। अमित शाह ने बताया कि सदस्यता अभियान पूरा नहीं होने की वजह से उनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। अमित शाह ने कहा कि कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव पूर्व अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने रखा, जिसे राष्ट्रीय कार्य समिति ने सर्वसम्मति से मंजूरी दी। जेपी नड्डा 20 जनवरी 2020 को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज 17 जनवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस में वरुण गांधी के संबंध में कहा कि मैं वरुण को गले लगा सकता हूं, लेकिन उनकी विचारधारा को स्वीकार नहीं कर सकता। वो बीजेपी में हैं, वो अगर यहां आते हैं तो उन्हें समस्या हो सकती है। मैं आरएसएस दफ्तर कभी नहीं जा सकता, चाहे मेरा सिर काट दिया जाए। राहुल ने वरुण गांधी के कांग्रेस में आने की अटकलों के जवाब में ये बात कही। लंबे समय से वरुण गांधी के कांग्रेस में शामिल होने की चर्चा है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान आज मंगलवार को पंजाब के होशियारपुर में राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। राहुल ने कहा कि मेरे परिवार की विचारधारा है। वरुण ने एक अलग विचारधारा को अपनाया है। मैं वरुण की विचारधारा को कैसे स्वीकार कर सकता हूं? यानी राहुल गांधी ने साफ कर दिया कि वरुण अपनी विचारधारा छोड़े बिना कांग्रेस पार्टी में नहीं आ सकते। राहुल ने पंजाब में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि देश की संवैधानिक संस्थाएं, मीडिया, नौकरशाही पर आरएसएस बीजेपी का नियंत्रण है। चुनाव आयोग, न्यायपालिका पर भारी दबाव है। राहुल गांधी ने ऑक्सफैम रिपोर्ट के हवाले से गरीबी और असमानता पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि ये बातें मैं शुरू से कह रहा हूं कि देश के चंद पूंजीपतियों के पास देश की सारी दौलत चली गई है। ये भयंकर असमानता है। राहुल ने कहा कि मैंने अरबपति उद्योगपतियों की एकाधिकार वाले कारोबार की बात की। इन सारे तथ्यों को ऑक्सफैम ने रिसर्च करके पुष्टि कर दी है। बता दें कि राहुल गांधी कई मौकों पर कह चुके हैं कि अडानी और अंबानी ने देश के सारे संसाधनों पर कब्जा कर लिया है। केंद्र सरकार उनके इशारे पर चल रही है। हालांकि अडानी अपनी तरह से इस पर सफाई भी पेश कर चुके हैं। बता दें, हाल ही में आई ऑक्सफैम की रिपोर्ट में बताया गया है कि देश के 1% लोगों के पास देश की 40% संपत्ति है, जबकि आबादी के निचले हिस्से के पास सिर्फ 3% संपत्ति है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत के 10 सबसे अमीर लोगों पर सिर्फ 5% टैक्स लगाने से बच्चों को स्कूल वापस लाने के लिए पूरा पैसा मिल सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सिर्फ 1 अरबपति गौतम अडानी पर 2017 से 2021 में उनको मिले लाभ पर अगर सिर्फ एक बार टैक्स लगाया जाए तो उससे 1.79 लाख करोड़ रुपए जुटाए जा सकते हैं। उस पैसे से साल भर के लिए 50 लाख स्कूली बच्चों के टीचरों को रोजगार दिया जा सकता है। ऑक्सफैम ने यह भी कहा कि 2020 में जब से महामारी शुरू हुई, नवंबर 2022 तक भारत में अरबपतियों की संपत्ति में वास्तविक रूप से 121% या 3,608 करोड़ रुपए प्रतिदिन की बढ़ोतरी हुई। यानी 2020 से नवंबर 2022 तक भारतीय अरबपतियों ने हर दिन 3,608 करोड़ रुपए कमाए। तो वहीं दूसरी तरफ सरकार को जीएसटी से जो 14.83 लाख करोड़ रुपए आए, इसमें से 64% आबादी के 50% लोगों से आए। यानी सरकार की जीएसटी की आमदनी में 64% हिस्सा इस देश की आधी आबादी का है। सिर्फ 10% टॉप लोगों से 3% जीएसटी आया।
पंजाब के मुख्यमंत्री ने मंगलवार को फिरोजपुर में जीरा फैक्ट्री को बंद करने का आदेश दे दिया। इस फैक्ट्री को बंद कराने की मांग को लेकर पिछले 6 महीने से किसान आंदोलन चला रहे थे। हालांकि पंजाब सरकार के मंत्री अमन अरोड़ा किसानों के आंदोलन को अवैध बता रहे थे। शराब फैक्ट्री बंद करने का आदेश तभी आया है जब पंजाब सरकार चारों तरफ से घिर गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आंदोलनकारी किसानों का समर्थन करते हुए कहा था कि किसानों की मांग जायज है। जब इस फैक्ट्री के प्रदूषित पानी से उनकी फसल बर्बाद हो रही है तो इसे कैसे चलाने की अनुमति मिलनी चाहिए। राहुल ने कहा कि अगर पीएम मनमोहन सिंह होते तो वो किसानों की बात सुनते। राहुल ने इसी मुद्दे पर कहा था कि पंजाब को दिल्ली में बैठकर नहीं चलाया जा सकता। राहुल के इस बयान के बाद पंजाब के सीएम भगवंत मान ने आज मंगलवार 17 जनवरी को शराब फैक्ट्री को बंद करने का आदेश जारी कर दिया। सीएम भगवंत मान ने कहा, पंजाब की हवा खराब करने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी, इसीलिए कानूनी जानकारों से राय मशवरा कर जनहित में बड़ा फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि मैंने जीरा शराब फैक्ट्री को बंद करने का आदेश दिया है। भविष्य में अगर कोई भी माहौल खराब करने की कोशिश करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उपराज्यपाल पर आज जमकर बरसे। उन्होंने विधानसभा के विशेष सत्र में कहा कि हमारे लिए जनतंत्र, संविधान और कानून सर्वोपरि है। एलजी साहब को भी कानून, दिल्ली की जनता और उनके द्वारा चुनी विधानसभा का सम्मान करना चाहिए। केजरीवाल ने उग्र भाषण में कहा कि उपराज्यपाल द्वारा लगातार अतिक्रमण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने फिनलैंड में दिल्ली के शिक्षक प्रशिक्षण दौरे को कथित तौर पर रोकने के लिए उपराज्यपाल वीके सक्सेना की आलोचना की। उन्होंने कहा, ये एलजी कौन है, कहां से आ गया एलजी, किस बात का एलजी, हमारे सिर पर बैठ गया लेफ्टिनेंट गवर्नर। वो ये तय करने वाला कौन है कि हमारे बच्चों को कैसे शिक्षित किया जाना चाहिए। इन लोगों ने हमारे बच्चों को अशिक्षित रहने दिया। एलजी के पास हमें रोकने की शक्ति नहीं है। केजरीवाल ने तंज कसते हुए कहा, जिस तरह ये एलजी मेरा होमवर्क चेक कर रहा है, स्पेलिंग लिखावट की शिकायत कर रहा है, उस तरह मेरे शिक्षकों ने भी मेरा होमवर्क चेक नहीं किया। वो मेरे हेडमास्टर नहीं है। मैं एक निर्वाचित मुख्यमंत्री हूं, आप कौन हैं? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एलजी को लेकर विधानसभा में कहा कि समय बड़ा बलवान है, कुछ भी परमानेंट नहीं है जिंदगी में। कोई अगर सोचे कि मेरी सरकार बन गई और अब मेरी ही सरकार रहेगी, ऐसा नहीं होने वाला है। आज मेरी सरकार है, कल मेरी सरकार नहीं होगी, कभी ना कभी तो बदलेगी। केजरीवाल ने कहा कि आज उनकी सरकार है केंद्र में, हमेशा उनकी सरकार नहीं होगी। आज दिल्ली में हमारी सरकार है, उनके एलजी हैं, केंद्र में उनकी सरकार है। कल अगर भगवान ने चाहा ऐसा भी हो सकता है कि केंद्र में हमारी सरकार हो, दिल्ली में हमारे एलजी हो और दिल्ली में हमारी कांग्रेस या बीजेपी की सरकार हो। हम ये तय करेंगे कि हमारा एलजी इस तरह तंग नहीं करेगा। उन्होंने कहा, हम चुनी सरकार की इज्जत करते हैं, लोगों के वोट की इज्जत करते हैं, संविधान की इज्जत करते हैं। अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि उपराज्यपाल ने दिल्ली नगर निगम के दिसंबर में हुए चुनावों में 104 सीटों पर भाजपा की जीत के बारे में भी शेखी बगाड़ी। अरविंद केजरीवाल ने एलजी पर आरोप लगाया कि उन्होंने एक बैठक के दौरान मुझे बताया कि भाजपा ने एमसीडी चुनावों में उनकी वजह से 104 सीटें जीती और उनके बिना 20 सीटें भी नहीं जीतती। केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने ये भी कहा कि उनके कारण ही बीजेपी आने वाले आम चुनाव में दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटें जीतेगी। बीते साल दिसंबर महीने में भारत के निर्यात में गिरावट दर्ज की गई। देश का निर्यात दिसंबर महीने में 12.2% घटकर 34.48 अरब डॉलर रहा। एक साल पहले 2021 के इसी महीने में ये 39.27 अरब डॉलर था। वाणिज्य मंत्रालय के सोमवार को जारी आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2022 में देश का आयात भी घटकर 58.24 अरब डॉलर रहा, जो पिछले साल इसी महीने में 60.33 अरब डॉलर था। इस दौरान आयात में कमी के बावजूद देश का व्यापार घाटा 12.8% बढ़कर 23.76 अरब डॉलर पहुंच गया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सोमवार को पाकिस्तान स्थित आतंकवादी अब्दुल रहमान मक्की को एक वैश्विक आतंकवादी के रूप में सूचीबद्ध कर दिया है। बता दें, बीते साल भारत लश्कर ए तैयबा के आतंकवादी अब्दुल रहमान मक्की को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव लाया था, लेकिन चीन ने इसे रोक दिया। इसके बाद भारत ने चीन पर कड़ी प्रतिक्रिया भी दी थी। अब्दुल रहमान मक्की जमात उद दावा के मुखिया हाफिज सईद का रिश्तेदार है, जो भारत में 26 नवंबर 2011 को हुए आतंकवादी हमलों का मास्टरमाइंड माना जाता है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार।